डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट थर्ड में वीडियो नंबर 8। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे आइसोटोप प्रभाव या आइसोटोप इफेक्ट या समस्थानिक प्रभाव। समस्थानिक प्रभाव होता क्या है? जब हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो इस रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो परमाणु के बीच की दूरी को r मानते हैं और दोनों परमाणुओं का द्रव्यमान किसी का m1 है तो किसी का m2 है। यदि हम किसी परमाणु के स्थान पर उसके समस्थानिक को रिप्लेस कर दें, किसी एक परमाणु के स्थान पर उसके समस्थानिक को रिप्लेस कर दें तो उसके द्रव्यमान का मान अधिक हो जाएगा और इस द्रव्यमान का मान अधिक होने पर उसके स्पेक्ट्रल लाइंस की तीव्रता, रोटेशनल कांस्टेंट b, इंटेंसिटी I, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस r, इन सब पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन आइसोटोप प्रभाव या समस्थानिक प्रभाव में किया जाता है। यहाँ पर किसी अणु के एक परमाणु को समस्थानिक द्वारा प्रतिस्थापित करने पर उसका म्यू या समानीत द्रव्यमान बदल जाता है और जिससे I का मान बदल जाता है। I बराबर होता है म्यू आर स्क्वायर। जब I का मान चेंज होता है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मान भी परिवर्तित हो जाता है। माना कार्बन मोनोऑक्साइड अणु के कार्बन 12 को कार्बन 13 के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं। यदि हम कार्बन 12 CO मॉलिक्यूल में कार्बन 12 है तो उसका समानीत द्रव्यमान हम निकालते हैं 12 × 16 अपॉन 12 प्लस 16 इंटू 6.023 इंटू 10⁻26 किलोग्राम। अगर हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो ये आता है 1.138 गुणा 10⁻26 किलोग्राम। यदि हम म्यू निकालते हैं, समानीत द्रव्यमान निकालते हैं CO मॉलिक्यूल के लिए जिसमें A कार्बन 13 को हमने यूज किया है, तब इसका समानीत द्रव्यमान आता है 1.191 गुणा 10⁻26 किलोग्राम। यहाँ R का मान यानी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का मान समान है, अतः इनके I इसी अनुपात में बढ़ेंगे तो 1.138 अनुपात 1.198। यदि हम दोनों का रेशियो देखते हैं, केवल हम म्यू के आधार पर हम बात करते हैं तो 1:1.046। क्योंकि B I के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी I का मान यदि बढ़ गया तो B का मान कम हो जाएगा। CO13 के B का मान कम हो जाएगा, अतः EJ बार जो फ्रीक्वेंसी है में कमी हो जाएगी या अंतर आ जाएगा। CO12 के ऊर्जा स्तर CO13 के ऊर्जा स्तर से उच्चतर होंगे। भारी आइसोटोप CO13 के स्पेक्ट्रम में लाइनों के मध्य दूरी घटती जाती है। आगे हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसके रीजन के पीछे जब हम बात करते हैं तो हमें रीजन ये सामने आता है कि क्योंकि अगर आपने फ्रीक्वेंसी का मान या अंतर देखा था तो वो था डेल न्यू बार इक्वल टू 2b, अतः समस्थानिक के सही द्रव्यमान का परिकलन कैसे करेंगे वो देखिए। दोनों ही स्थितियों में डेल न्यू बार अपॉन डेल न्यू डैश, इसके लिए ये जो आवृत्ति में अंतर है वो 2b का होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, समस्थानिक प्रतिस्थापित करने पर 2b डैश अपॉन 2b डैश आ जाएगा। इसके लिए b और I एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है तो डेल न्यू बार I डैश अपॉन I हो जाएगा और समानीत द्रव्यमान म्यू I बराबर होता है म्यू आर स्क्वायर। इस स्थिति में म्यू और I दोनों समानुपाती हैं तो ये म्यू डैश अपॉन म्यू हो जाएगा। म्यू का मान m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा, जबकि म्यू डैश बराबर m1 डैश m2 अपॉन m1 डैश
प्लस M2 की सहायता से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए क्रसर जहाँ आपको नजर आ रहा है, इसमें बाईं तरफ जो है CO12 के ऊर्जा स्तर दिखाए गए हैं। इनके कंपेरेटिव में CO13 के ऊर्जा स्तर भी प्रदर्शित किए गए हैं। यदि हम दोनों चित्रों को देखते हैं तो यहाँ देखते हैं कि J बराबर 0 लेवल पर दोनों के लेवल समान हैं। J बराबर 1 में इनका ऊर्जा स्तरों का मान CO12 के लिए ज्यादा है, जबकि CO13 के लिए थोड़ा कम है। J बराबर 2 मान के लिए भी हम कंपेरेटिव यही पाते हैं कि CO13 के ऊर्जा स्तर कम नीचे होते हैं। 3 के लिए भी यही कहानी है, 4, 5 और 6। तो दोनों के ऊर्जा स्तरों को यदि हम देखते हैं तो CO13 के जो ऊर्जा स्तर हैं वो CO12 के जो ऊर्जा स्तर हैं उनके बनिस्पत कम हैं। तो इस आधार पर हमने ये कहा कि CO13 के जो ऊर्जा स्तर हैं वो अपेक्षाकृत कम जो है आपको एनर्जी में देखने को मिलेंगे। यदि हम इनकी स्पेक्ट्रल लाइंस की बात करें दोनों के लिए, तो यहाँ पर देखिए यदि हम इनको माना कि एक डॉटेड लाइन यहाँ पे शो हो रही है और एक फुल लाइन शो हो रही है। फुल लाइन हमारे लिए जो है, यदि CO12 की लाइन हम इनको मानते हैं तो ये हमें कहाँ कहाँ प्राप्त होती है, 2BE, 4BE, 6BE, 8BE और 10BE पे प्राप्त होती है। लेकिन यदि यही हम बात करें इसके लिए CO13 के ऊर्जा स्तरों के लिए बात करें तो ये 2BE-, 4BE-, 6BE-, 8BE-, 10BE- सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम ये पाते हैं कि CO13 के ऊर्जा स्तरों की जो लाइनें हैं वो CO12 की लाइनों के पहले ही हमें जो है प्राप्त हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो है CO का घूर्णन स्पेक्ट्रा और आइसोटोप प्रभाव दोनों प्रदर्शित किए गए हैं। डॉटेड लाइनें जो हैं आइसोटोप प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं। अब हम बात करते हैं वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा जो हमें देखने को मिलता है वो IR रीजन में मिलता है, और IR रीजन में हमने IR जो रेडिएशंस हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, नियर IR रीजन, नॉर्मल IR रीजन और फार IR रीजन। नियर IR रीजन जो है 0.8 म्यू से लेकर के 2.5 म्यू तक है, या इसको हम कहना चाहें तो ये हमें देखने को मिलता है 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर के 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स तक हमें ये देखने को मिलता है। नॉर्मल IR रीजन 2.5 म्यू से लेकर के 15 म्यू तक होता है। ये 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स से लेकर के 667 सेंटीमीटर इनवर्स से तक इसको माना जाता है। इस क्षेत्र में 1500 से लेकर के लगभग जो है 900 की रेंज की जो सेंटीमीटर इनवर्स हैं, इसी को हम फिंगरप्रिंट रीजन के नाम से जानते हैं। जबकि फार IR जो रीजन है वो देखिए 15 म्यू से लेकर के इसको 200 म्यू तक माना गया है, या 667 से लेकर के 50 सेंटीमीटर इनवर्स तक हम इसको मानते हैं। एक दूसरे में कन्वर्ट करने का तरीका यहाँ बाईं तरफ देखिए, एनर्जी जो है न्यू के समानुपाती होती है और साथ ही लैम्बडा के व्युत्क्रमानुपाती होती है, और लैम्बडा बराबर अपॉन लैम्बडा बराबर 1 अपॉन न्यू बार हो जाएगा, या न्यू बार बराबर 1 अपॉन लैम्बडा हो जाएगा। तो इसके आधार पर हम यूनिट्स को ध्यान में रखते हुए ये जो म्यू है इसको हम सेंटीमीटर इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको इस यहाँ पर जो है दोनों चीजें प्रदर्शित की हुई हैं। आगे चलते हैं, अणु के स्पेक्ट्रम दर्शाने की शर्त, यानी IR स्पेक्ट्रा अगर कोई अणु हमें शो करता है तो किन कंडीशंस को फॉलो करेगा, ये कंडीशंस हमारे सामने प्रदर्शित हैं। इन कंडीशंस में पहला यदि हम बात करते हैं इन कंडीशंस की, तो वो है IR स्पेक्ट्रा के दर्शाने की शर्तों में पहला है अणुओं के कंपन की आवृत्ति और उनसे टकराने वाले विकिरणों की आवृत्ति समान होनी चाहिए। पहला जो पॉइंट इसमें महत्वपूर्ण है वो है कि अणुओं के कंपन की आवृत्ति और उनसे टकराने वाले विकिरणों की आवृत्ति समान होनी चाहिए। तो न्यू कंपन की आवृत्ति और विकिरण की आवृत्ति समान होनी चाहिए। दूसरा, अणु में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होने पर वह उसके मान में परिवर्तन से ही IR स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। यानी दो चीजें हैं इसमें,
IR स्पेक्ट्रा प्राप्त करने के लिए अणु में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए और उस या डाइपोल मोमेंट होना चाहिए और डाइपोल मोमेंट में चेंज भी होना चाहिए, तो ही जो है हमें जो है IR स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा। अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं H2, N2, O2, CO2 कि म्यू का मान क्या होता है, 0 होता है, अतः ये IR स्पेक्ट्रा नहीं देते हैं, जबकि जैसे जिनमें म्यू का मान 0 नहीं होता है वो IR स्पेक्ट्रा देते हैं। एक स्पेशल क्लॉज है इसमें, रमन स्पेक्ट्रा जो है CO2 जो है, हमें रमन स्पेक्ट्रा भी CO2 में देखने को मिलता है। तो IR स्पेक्ट्रा में जो है दो महत्वपूर्ण शर्तें होनी चाहिए कि एक तो इसमें अणुओं के कंपन की आवृत्ति और उनसे टकराने वाले विकिरणों की आवृत्ति दोनों समान होनी चाहिए। साथ ही अणु के स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होने पर व उसके परिवर्तन से ही जो है IR स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा, वरना ये IR स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त नहीं होता है। धन्यवाद, आज इतना ही।